गुड इवनिंग मैम। सुनिधि, कैसी चल रही है फिजिक्स की तैयारी? या ऑल जेई पूरा प्रॉपर पढ़ाई हो रही है? यस मैम, ठीक चलिए। पलक, तुमने करना शुरू किया जो तुम्हें बोला था फिजिक्स के लिए? यस मैम, मैंने करे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही हो? तुम्हारा असाइनमेंट में एसी चल गया, शायद एसी भी कंप्लीट हो गया होगा। असाइनमेंट्स में क्या चल रहा है? कृतिका, फिजिक्स के असाइनमेंट्स हो रहे हैं? मनीषा? मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। फिजिक्स के असाइनमेंट हो पा रहे हैं क्या बेटा? यस मैम, कर दिया आज का असाइनमेंट, बस भेजा नहीं अभी। नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं पूछ रही हूँ जैसे डेली के 10 क्वेश्चंस होते हैं तो 10 में से कितना रेशियो सॉल्व हो पा रहा है? मैम 10 में से 7 हो जाते हैं, 7 6। नाइस, इतने तो बहुत हैं। कृतिका, तुमसे कितने हो पा रहे हैं? मैम मेरे से भी 5 6 हो जा रहे हैं। ठीक है। प्रिंस कितने हो पा रहे हैं? मैम हो जाता है 8 तक। ठीक है। गौरव, तुम क्या कर रहे हो बेटा जी? गौरव, स्कोर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा गौरव तुम्हें, यस मैम। है ना? थोड़ी मेहनत करो, जहां तुम्हें जरूरत है वहां पर तुम टीचर से रीच आउट कर सकते हो। अगर फिजिक्स में दिक्कत आती है तो गौरव मेरे से बात करो, मैथ्स में आ रही है तो हर्षित सर से, केमिस्ट्री में तो तुम्हें आती ही नहीं है तुम लोगों को शायद, है ना? फिजिक्स में ही है दिक्कत और मैथ्स में। केमिस्ट्री में तो नहीं होगी ना किसी को भी दिक्कत? मैम कभी कभी आती है केमिस्ट्री में तो। हाँ, क्योंकि अब जो ऑर्गेनिक पार्ट चला हुआ है उसमें आई होगी थोड़ी बहुत, है ना? मैम क्लास का टाइम हुआ है क्या? चेंज कहाँ हुआ है? 7 ही तो बजे हैं। नहीं मैम, जो लिंक आई है उसमें 6:15 लिखा हुआ था। ना ना ना, क्लासेस भी तो होती है फिर हमारी, उस टाइमिंग पे कैसे हो पाएंगी? समीर, तुम्हारी कैसे चल रही है फिजिक्स? श्रुति, कितने गुड क्वेश्चन इवनिंग जाते हैं? असाइनमेंट तो श्रुति रेगुलर नहीं भेज रही हो। मैम, अभी बीमार हो गई थी तो आज करके भेज दूंगी। नहीं, अगर बीमार हो तो इट्स ओके, बट अभी बीमार तो 1 2 दिन से ही हुई होंगी ना? यस मैम। असाइनमेंट तो बेटा बहुत दिनों से नहीं आ रहे, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते, रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो रेगुलर होना शुरू कर दो, ठीक है? यस मैम। संदीप सुमित तो रेगुलर ही है। आरुष, फिजिक्स के भेज के रह गए, ये 2 हफ्ते ही भेजे बस। केमिस्ट्री कौन करेगा? आरुष, केमिस्ट्री वीक है तुम्हारी, केमिस्ट्री में मार्क्स कम आते हैं आरुष के। यस मैम। हाँ, तो पता है फिर भी नहीं कर रहे। आरुष, मुझे केमिस्ट्री के असाइनमेंट्स चाहिए तुम्हारे। यस मैम। करते क्यों नहीं हो? अब तो 1 ही महीने बचा है, अब तो कर लो मेहनत थोड़ी सी। कब मेहनत करोगे? स्कूल से थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो छुट्टियां ले लो, मैंने तो सबको यही बोला हुआ है। नवंबर में ही ले पाओगे, दिसंबर में सबके बोर्ड से या फिर प्री बोर्ड चल जाएंगे, छुट्टियों का टाइम ही नहीं मिलेगा दिसंबर में। तो यही टाइम है, इस टाइम ले लो छुट्टियां। और राहुल तो अपना रेगुलर बच्चा है, वो तो सब चीज टाइम से भेजता है। हर्षित को पड़ेगी आज डांट बहुत तगड़ी वाली। हर्षित, यस मैम। हर्षित, कैमरा ऑन करो बेटा।
सारे जने कर लो कैमरा ऑन। तो अभी तो फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट है ना, सेमीकंडक्टर्स बचा है, उसे आराम से कर लेंगे। देखो पलक ने कर लिया, एकदम टेडी बियर बनी पड़ी है पलक तो अपनी। गाने कर लिया, नाइस। लड़कियां तो एक्टिव हैं इस ग्रुप में। अब बाकी लड़कों को क्या भेजें, कौन सा इनविटेशन कार्ड भेजूं मैं तुम्हें? आरुष ने कर लिया, हर्षित ने कर लिया, गौरव, समीर, समीर करेगा ये, समीर। आर्यन भी करेगा, अंजलि, सुनिधि, सुनिधि भी करेगी, सुनिधि को कभी नहीं देखा। यस मैम। फ्रेंड्स ने कर लिया, वेल डन। हाँ, तभी एक हर्षित तू कैमरा ऑन कर, तुम्हारा कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए हर्षित, तुमसे तो खास बात करनी है। 2 मिनट। ठीक है, मनीषा ने भी कर लिया। मैं भी तो डेली कैमरा ऑन करके बैठती हूँ तुम्हारी क्लास में। सर्दी ज्यादा है क्या हिमाचल में? जो तुम एकदम एकदम, एक हिमाचल वालों को देखो, एक दिल्ली वालों को देखो। दिल्ली वाले टी शर्ट में बैठे हुए हैं। मैम कुछ सैंडो बनियान में भी होंगे। तुम्हारे जैसे है ना, दिल्ली वाले टी शर्ट में, वाह भाई वाह। ठीक है, पीरबक्श, समृतिका, समृतिका कैमरा ऑन करो बेटा। देख अंजलि ने करके ऑफ कर लिया, श्रुति ने करके ऑफ कर लिया। ऑन करे रखो आज कैमरा। अंजलि कैमरा एक जगह रख दो ना, एक जगह ऐसे रख दो। हंस लो पहले, तुम एक काम करो, कैमरा ऑफ करके पहले हंस लो, फिर उसके बाद ऑन कर लेना। हाँ, हर्षित बताओ, फिजिक्स की तैयारी कैसी चल रही है? मैम ठीक चल रही है। कैसे ठीक, कैसे है, किस हिसाब से ठीक है? मैम मैम पढ़ रहा लास्ट हूँ। 2 बार से टेस्ट नहीं दिए संडे के, 2 मैम संडे से टेस्ट नहीं दे रहा। एनसीसी में घूम रहा हूँ और एग्जीबिशंस में घूम रहा हूँ, असाइनमेंट में क्या चल रहा है उसका तो आता पता ही नहीं है। और मैम बढ़िया चल रही है तैयारी, है ना? है हर्षित? यस मैम। बढ़िया चल रही है ना? असाइनमेंट कौन करेगा? तुमने क्या बोला था? मैम संडे से सारे असाइनमेंट करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। टीचर को एक ही चीज याद रहती है, करते क्यों नहीं हो बोलो? ये बाकी जो और बच्चे ये कर रहे हैं, ये आर्यन, अंजलि, राहुल, आदर्श, इनविटेशन दो कैमरा ऑन के लिए। सुमित, कैमरा सेट कर दो और बैठ जाओ कैमरा ऑन करके। कैसे करेगा हर्षित बता? रिप्लाई करते नहीं हो व्हाट्सएप पे, मजे आ रहे हैं एकदम, है ना? एंजॉयमेंट चल रहा है लाइफ में, 12th क्लास में। हर्षित मुझे तुम्हारे असाइनमेंट चाहिए, समझ में आ गई? रेगुलर हो जाओ। तुमने लास्ट असाइनमेंट कहाँ का करा है तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा, नहीं पता ना खुद भी कहाँ से लास्ट असाइनमेंट किया था? मैम 7th का मैंने लास्ट किया था, उससे पहले के 3 नहीं करे थे। 7th और 8th का करा था, फिजिक्स का करा था, केमिस्ट्री का नहीं करा था। उसके बाद से बहुत असाइनमेंट आ गए हैं, ठीक है? अब रेगुलर हो जाओ हर्षित, यस मैम। अदरवाइज तुम्हारी मम्मी को कॉल करके फिर तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस जो भी आ रही है वो सब बता दूंगी। पूछ रही थी ना उस दिन तुम्हारी मदर, हर्षित कैसा है? अब बड़ाई करती मैंने तो हर्षित तो उस दिन के बाद से बेकार ही हो गया। और किसको लगानी है डांट? ढूंढने दो, तभी तो कह रही हूँ कैमरा ऑन रखोगे तो शक्ल देख के तो कुछ याद तो आएगा। गौरव, गौरव, गौरव को डांट नहीं लगानी, गौरव को तो समझाना है। गौरव तो पढ़ता क्यों नहीं है? हाँ, पढ़ता तो हूँ बट वही है, याद नहीं रहता पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? हाँ मतलब आगे का पढ़ता हूँ, पीछे का भूल जाता हूँ, और फिर पीछे का पढ़ूँ तो आगे का भूल जाता हूँ। तो लिख लिख के रिवाइज करो ना, याद तो करना पड़ेगा, उसमें तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो लिख लिख के याद करो। सबसे पहले मैम सुबह उठ के यही किया कर कि जो कल पढ़ा है वो लिखूं मैं एक कॉपी में,
भूल जाता हूँ ऐसे, ये तो कोई रीजन ही नहीं है भूल जाता हूँ। मैम लिख के भी ट्राई कर रखा है, मतलब अगर पहला चैप्टर की बात करूं, मैंने वो वाला चैप्टर कई बार उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, खुद से 3-4 बार भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। वो नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो गौरव, 10 मिनट, 10 मिनट के लिए। उससे तुम्हारी मेमोरी पावर और ये सब बढ़ता है, मैंने, है ना, वो ट्राई करो, 10 मिनट के लिए कर लो, सोते समय भी कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट, उससे तुम्हारी मेमोरी बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी। और ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ कि मैम याद करते हैं भूल जाते हैं, छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम, कॉपी घर भूल गए, सब कुछ घर भूल गए, ऐसे नहीं होता। ध्रुवी नहीं आई आज क्लास में? ध्रुवी, ध्रुवी नहीं आई है। और किसको डांट पड़नी चाहिए? आरुष को तो समझा दिया है, आरुष करके देना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके। समृतिका तुम क्या कर रही हो आजकल? देखो अब मेरी बात सुनो, फिजिक्स का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है ना? अब हमारे पास अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं? सेमीकंडक्टर में 2 या 3 क्लासेस में करा दूंगी। वी हैव 7 to 8 क्लासेस, तो 7 से 8 क्लासेस में क्या करना चाहते हो ये बताओ। प्रैक्टिस 12th क्लास ही होगी। पलक, टॉप मैम ऐसा कर लो, एवरी डे एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हो, 8 दिन में 8 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, या 8 दिन में कोई भी टॉप 3 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो? क्योंकि देखो जो तुम सारे बैच 1 में ही जाओगे ज्यादातर, ठीक है? बताया तो होगा ना टीचर्स ने, 2 बैच बनेंगे, बैच 1 और बैच 2। तो बैच 1 में सिलेबस जो होगा वो ग्रेड 11th का रन करेगा, ग्रेड 11th। बैच 2 में सिर्फ ग्रेड 12th का रन करेगा। ग्रेड 12th के सारे ही हाई प्रायोरिटी हैं, ग्रेड 12th का कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां से नहीं आता, ठीक है? 11th में कर सकते हो, 12th तो सब प्रायोरिटी पे है। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 में डाला है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 में डाला है, ठीक है? तो बताओ, टॉप 3 चैप्टर्स करना चाहोगे, या एक दिन में एक चैप्टर के? मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगी, थ्योरी तो तुम्हें खुद ही करनी है। हाँ, बैच बन गए हैं, बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं। टीचर्स ने बोला था ना कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि जो बच्चे होमवर्क करेंगे, रेगुलर टेस्ट देंगे, उनको तो 1 में उनको तो 11th का मिलेगा मौका, जो नहीं है वो 2 में ही जाएंगे, है ना? तो बैच 2 और बैच 1, अब बताओ क्या करना चाहते हो, 3 चैप्टर्स या फिर 8 चैप्टर्स? 3। मैम 3। बैच 1 वाले ये सोच लेना 12th दिसंबर में रिवाइज करने को नहीं मिलेगी, 12th। पीरबक्श तुम बैच 1 में ही हो, पता है ना? नो मैम। हाँ, तो बैच 1 में ही हो तुम, तो तुम्हें 12th अपनी पढ़नी पड़ेगी। अरे ठीक है, पता चल जाएगा कौन किस में है, ठीक है? वो तुम्हारी टीचर्स बता देंगे। तो अब इस अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि किस तरीके से पढ़नी है बाकी की 8 क्लासेस, 8-9 क्लासेस। मैम EMI और मैग्नेटिज्म। इसका तो EMI नहीं खत्म हो रहा पीर बख्श का, ठीक है, EMI पढ़ा दूंगी। EMI को रख लेते हैं अब की बार, ये बहुत बार बोल चुका है। EMI, और या फिर असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है वही क्लास में कर लें। यस मैम। मैम मेरी थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन से नहीं हो रहे, मैंने करके देखा है। थ्योरी उतनी है ही वो, बस क्वेश्चंस करोगे तो ही समझ में आएगा, थ्योरी उतनी है। असाइनमेंट के क्वेश्चन PYQs ही हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले EMI के जो टॉप क्वेश्चंस है ना, EMI की एक दिन करेंगे थ्योरी, थ्योरी उसमें है ही नहीं, है ना? 1 घंटे की ही थ्योरी, उसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है। उसके अगले दिन हम लोग जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे असाइनमेंट के, जो क्वेश्चंस हैं EMI के, वो कर लेंगे, ठीक है? चलो, 2 दिन तो EMI में गए, बाकी और बोलो दूसरा चैप्टर, बाकी के बच्चे भी बोल सकते हैं भाई। मैम मैग्नेटिज्म और समझा देना, ये थोड़ा यस मैम लेंथी मैग्नेटिज्म। है।
वो तो बहुत लेंदी है। गॉर रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, और लिखो। मैम उसके कुछ टॉपिक्स है वो। हाँ वही तो वाला होगा ना तुम्हारा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यस मैम। राहुल ड्यूअल नेचर समझना है तुझे? ये वही बच्चे हैं जो टाइम वेस्ट कराते हैं ना दूसरों का। ये वही है, ये राहुल दूसरों का टाइम वेस्ट करवा रहा है ये यहाँ बैठ के। ड्यूअल नेचर पढ़ेगा, क्लास में से निकाल दूंगी। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है भाई, रे ऑप्टिक्स भी बहुत आ रहे हैं, तो दूसरा रे ऑप्टिक्स ले ले, और एक ईएमआई, ये 2 चैप्टर्स ले ले। ईएमआई हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, और बैच 1 वालों तुम बोलो, बैच 2 वाले तो फिर भी सारा 12th पढ़ेंगे। मैम बैच 1 में है कौन कौन, अगर आप ही बता दो। अरे तुम सब बोलो ना, मैं अपने आप देख लूंगी, तुम सब अपने अपने लिखो। इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। आर्यन वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में क्या दिक्कत है भाई? वेव ऑप्टिक्स में तो गिने चुने टॉपिक है आर्यन। हर्षित रे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट तुम सबको आते हैं ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 3 चैप्टर तो सबको आते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, कितनी बार करवा दिए क्लास में। बढ़िया। तो मैग्नेटिज्म लेना है, ईएमआई लेना है, रे ऑप्टिक्स, देखो रे और वेव दोनों नहीं हो पाएंगे बेटा, अच्छे से याद नहीं है आर्यन को। वेव ऑप्टिक्स के, वेव ऑप्टिक्स और कोई कहना चाहता है? वेव ऑप्टिक्स, सुमित, संदीप, तुम्हें सब आता है? सुमित, संदीप, धनंजय, श्रुति, अंजलि, आदर्श, हाँ? मैम करा तो है। कहाँ है धनंजय का इसमें? रे ऑप्टिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैम रे ऑप्टिक्स अंजलि रे ऑप्टिक्स, बाकी संदीप, इन्हें सब आता है, संदीप सुमित को, है ना? शाजिया तुम्हें भी सब आता है? सिमरन ईएमआई, ईएमआई तो डन है, ईएमआई तो कंफर्म है, ईएमआई तो होगा, पीर बख्श ने बोल दिया है। और मैग्नेटिज्म और रे ऑप्टिक्स 3 चैप्टर डन करते हैं, समय बचेगा तो वेव ऑप्टिक्स देख लेंगे, ठीक है? लास्ट में समय बचेगा तो वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, डन। दिसंबर में 4 से 5 दिन में छुट्टी पे भी हूँ, तो तुम्हें उस 5 दिन मिल जाएंगे अपनी रिवीजन के लिए। ठीक है, बढ़िया। मैम आज क्या करने वाले हैं फिर? क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यूक्लियर फिजिक्स की हुई कहाँ है? करिए तुमने, तुम्हें जो होमवर्क दिया था किसी एक ने नहीं भेजा, एक प्रिंस के अलावा, और राहुल ने, राहुल के अलावा शायद। यहाँ पे बैठ के सवाल करिए। अगली क्लास में ईएमआई करेंगे, तो सब क्लास में आना, कल की तो है शायद क्लास, ठीक है? तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। पीवाईक्यूज की ताकत देखो, 2023 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 25 में, ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट 23 के। तो 2022 और 21 के क्वेश्चंस से, मतलब मुझे लग रहा है कि फिर अब इस साल जो होगा 22 या 21 के क्वेश्चंस होंगे, तो जो तुम्हें असाइनमेंट दिया है ना वो सारे पुराने पीवाईक्यू से दिया है, ठीक है? सारे पुराने हैं, 20 21 के, 23 24 25 का मैंने नहीं डाला एक भी, क्योंकि वो तो मैंने क्लास में करा दिए थे।
23 से रिपीट हुआ है फिजिक्स का पूरा पेपर। मोर 60% 2023 आई है 25 के पेपर में। हाँ 25 में भी डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं फिर वो बनते ही इसलिए हैं कि देखो, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चे शॉर्ट शॉर्ट करके जाते हैं, और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो अब जेई क्या करता है, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता है ऐसे चैप्टर से जो 100% बच्चे करके जाएंगे, और ऐसे चैप्टर जो डिफिकल्ट होते हैं उनसे इतना इजी सवाल डाल देता है। तो जो बच्चे होते हैं ना सेलेक्टिव पढ़ने वाले, फिर वो बैठे रह जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हर चैप्टर का इजी पोर्शन करके जाओ। और बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, और फिर वो बैठे रह जाते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में, जेई में, मेंस में यही बोला जाएगा कि तुम सब चैप्टर्स पढ़ो बट इजी लेवल तक के पढ़ो बस। ठीक है, क्योंकि जो पोर्शन डिफिकल्ट होगा वो सबके लिए होगा, तुम नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये ऐसे समझा करो। फर्स्ट का ऑप्शन बताओ। सिमरन ने बोला डी। आदर्श कह रहा है सी। देखो, करो और बताओ जल्दी जल्दी, क्लास की रिएक्शन है। सुमित, संदीप आंसर क्यों नहीं करते? पीर बख्श, गौरव, गर्व, साजिया, सुनिधि, प्रिंस, दूसरा वाला प्रिंस, फलक, कृतिका, हर्षित, ध्रुवी, धनंजय, आर्यन, आरुष, अंजलि, अब्दुल्ला, आदर्श, सबके आंसर चाहिए। सी सी सी, डी 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 डी, सी 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 सी। देखो, पहली बात तो मैंने न्यूट्रॉन को, जिसका 0 1 होता है, हमें उसे प्रोटॉन में करना है। प्रोटॉन का 1 1 होता है। अगर मास नंबर बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना है तो ये 1 है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? -1 0। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकलता है? उसका न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो का एंटी निकालेंगे, है ना? तो एंटी पार्टिकल, तो ऑप्शन नंबर 4। सी नहीं होगा सिमरन बेटा, तुमने यहाँ पे न्यूट्रिनो निकाल दिया ना। देखो, एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन और एक है पॉजिट्रॉन। अगर पॉजिट्रॉन होता तो निकलता न्यूट्रिनो, अगर इलेक्ट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो। चलो सेकंड करने लगो। अच्छा, सेकंड मत करो। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस हैज 3 टाइम्स डिके कांस्टेंट। देखो, ये देखो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। थर्ड करेंगे। सेकंड तुम्हारा बोनस वाला क्वेश्चन था इस चैप्टर। थर्ड, इस क्वेश्चन का जवाब तुम दे सकते हो। ए न्यूक्लियर फोर्सेस इज लॉन्ग रेंज फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है क्या? यही फॉल्स हो गया। न्यूक्लियर फोर्स तो वेरी शॉर्ट रेंज, 1 या 2 फेम्टोमीटर तक होता है। तो रीजन इज फॉल्स, तो रीजन इज फॉल्स किस में लिखा हुआ है? फर्स्ट में। बट तुम्हें यहां से ये भी याद रखना है कि क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। कहां से कहां तक? 30 से लेके 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाती है मास नंबर पे, और दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, ये याद रखना है। तीन ही सवाल आए थे, देख लो बस इस साल। फर्स्ट करेंगे।
फिजिक्स में ड्यूअल नेचर, एटम्स, वेव ऑप्टिक्स, इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन जो असाइनमेंट वाले हैं वो जरूर करना। हर एक एरिया का क्वेश्चन कवर कर दिया उसमें, उससे बाहर तो पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं जाएंगे। संदीप बी, हाँ, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, सबकी डेंसिटी बराबर होती है, चाहे कम हो ज्यादा। तो ए तो फॉल्स हो गया। रीजन कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर has a radius which is proportional to a by 3. The radius is proportional to a by 3. This is true. तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हो तुम लोग। ए इज नॉट करेक्ट। हाँ ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आदर्श सी कैसे बता दिया इसका भी? डेंसिटी सेम होती है सबकी, डेंसिटी इज सेम फॉर एवरी न्यूक्लियर। सेकेंड, ध्यान से देना सेकंड का आंसर। डी, वेरी गुड, सेकंड का डी ऑप्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, बहुत बढ़िया। थर्ड करो, थर्ड। एक मिनट, मुझे एक चीज और करानी थी, तो मैं एक सेकंड रुको। थर्ड क्वेश्चन करो। 23.6, वाओ, क्लास में कराया था ना ये क्वेश्चन, क्लास का ही क्वेश्चन है, देख लो, पिछले साल आया था ये। आंसर भी याद होगा बच्चों को, तो जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़े क्लास ली होगी। थर्ड कराने की जरूरत तो नहीं है। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पूछा क्या है, एनर्जी रिलीज, तो यानी 2 न्यूट्रॉन्स है, उसने हीलियम बनाया है, तो कैसे बनाया होगा, 1H2 कन्वर्ट हुआ है हीलियम में, तो इसको पहले तो बैलेंस करो, कितने ड्यूटेरियम, कितने न्यूट्रॉन्स लगे होंगे, 2। तो एक न्यूट्रॉन्स के पास तुम्हें क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो एक की 1.1 है, तो बेटा यहाँ पर कितने न्यूक्लियन लगे हुए हैं न्यूट्रॉन्स में, 2 और 2, 4 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 विच इज 4.4। हीलियम में पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन की एनर्जी दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी 7.0, कितने हैं, 4, तो ये कितना हुआ, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी फिर अब यहाँ से, 28 में से क्या घटा दूं, 4.4, क्या ऑप्शन आया, 23.6। ओके, ट्राई दिस आउट। फोर्थ वन, यहाँ पे मुझे छोटी सी चीज ऐड करानी थी। देखो, यूरेनियम में क्या होता है, जब यूरेनियम ब्रेक होता है, जब यूरेनियम का
हेलो, क्लास पता नहीं कैसे एंड हो गई, सॉरी एवरीवन। वी आर बैक। सुनो, जब भी यूरेनियम ब्रेक होगा, जब यूरेनियम का फिजन होगा, तो यूरेनियम के फिजन होने में क्या होगा, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था यूरेनियम 92 और 235 का, ठीक है। इसका फिजन कराने के लिए मुझे एक न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और ये न्यूट्रॉन कैसा होता है, कैसा होता है, स्लोली, काइनेटिक एनर्जी बहुत स्मॉल होगी, स्लो होनी चाहिए, याद रखना। जब यूरेनियम ब्रेक होता है तो देयर आर कितनी पॉसिबिलिटीज, 90 से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि किस मटेरियल में ब्रेक हो जाए, है ना, किस न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा। रुक जाओ, सुन लो, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि किस किस में ब्रेक हो सकता है। जैसे यहाँ पे जिनोम, जेनन, एसआर, इनमें टूटा है, तो यहाँ देखो यूरेनियम में कितना न्यूट्रॉन निकला है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन। और जब मैंने क्रिप्टॉन और उसमें तोड़ा था, किसमें, क्रिप्टॉन और बैरियम में, तो उस टाइम में कितने न्यूट्रॉन निकले थे, 3 न्यूट्रॉन्स। तो ऑन एन एवरेज ये भी पूछ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जब यूरेनियम ब्रेक होता है, यूरेनियम का फिजन होता है, तो ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स इमिटेड, ठीक है। तो ये याद रखना कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ऑन एन एवरेज, 2.5 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन ईच फिजन, ठीक है, बढ़िया, ये याद रखना। हाँ, मैम इसका कोई रिलेशन है कि जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन निकलेंगे वही रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन किस, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, ऐसा कुछ नहीं है मोस्टली, बट क्रिप्टॉन और वो ही बनता है, बेरियम, ठीक है, बट कुछ भी बन सकता है, इसका ऐसे कुछ नहीं है कि क्या बनेगा। अब यहाँ पर फिजन फ्यूजन देखो, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, बी का तो सब फर्स्ट बता रहे हैं, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और बताओ ये क्या है, ए वाला क्या है, फिजन या फ्यूजन, ए का फिजन, फिजन, फिजन। ए का 3rd होगा। बात जो बचती है वो बचती है सी और डी में, सी और डी कैसे निकालोगे, सी और डी, मैम सी का फ्यूजन होगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और डी का, उसके लिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, मैम जो मतलब सी है उसमें मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एक्स मतलब अगर प्लस क्यू आएगा तो वो एक्सो ही हो जाएगी ना। यस मैम। हाँ, तो कैसे आइडेंटिफाई किया कि सी का देखो, जैसे अब्दुल्ला ने सी का 4 बताया है, तुम कह रही हो सी का 2nd होगा, है ना। मैम आपने क्लास में बताया था सी मैम एक्सो रिएक्शन होगी तो मैम उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, बाकी के देखो, हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शंस है ना, तो फ्यूजन रिएक्शंस देख लो, अगर मेरे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं जिनका मास नंबर बिलो 20, ये होते हैं फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे। और इनमें से मोस्ट क्या क्या बनता है, देखो याद भी रख लेना, न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाए, अगर हीलियम का ये वाला कंपोनेंट बनाए तो एक न्यूट्रॉन निकलेगा, इसमें मेरे पास एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, क्योंकि फ्यूजन कैसी रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, फ्यूजन है ना, तो फ्यूजन में तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और देखो, अगर ये
ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलके क्या बनाए, H13 बनाए और प्रोटॉन बाहर निकल जाए, तो भी कितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, तो भी एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट रिएक्शन है जो याद भी रख सकते हो कि किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और एक और रिएक्शन लिखिए, सबसे ज्यादा जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, अगर ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलके, सॉरी, ड्यूट्रॉन एंड ट्रीटियम मिलके हीलियम का बना दे कंपाउंड, हीलियम का न्यूक्लियर बना दे, न्यूट्रॉन बाहर निकाल दे, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इस वाली रिएक्शन में, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ। ये वाली रिएक्शन, ये सारी कैसी रिएक्शंस है, ये तीनों कैसी रिएक्शंस है, प्लस क्यू वैल्यू की, प्लस लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये सारी प्लस क्यू वैल्यूज हैं। तो इनमें से देखो तुम्हारी कौन सी वाली रिएक्शन यहाँ पर आई हुई है, पहली आ गई ना, पहली ही पूछ ली। तो पहली कैसी रिएक्शन है, फ्यूजन तो है बट कैसी वैल्यू के साथ, प्लस क्यू वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो डी विल रिमेन विद ऑप्शन नंबर 4। अब समझ आ गया सबको। तो ये तीनों रिएक्शंस हैं, ये तीनों रिएक्शंस याद रख लेना। नेगेटिव क्यू वैल्यू की भी देखती हूँ, अगर नेगेटिव क्यू वैल्यू की वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो तो। एक ही इक्वेशन है नेगेटिव क्यू की, वेट वो लिखवा देते हैं। बट वो इसमें तो नहीं पूछेगा, छोड़ो, औरों में नहीं आएगी, बस यही इक्वेशन। इसमें दिया तो हुआ है नेगेटिव क्यू वैल्यू का, है ना, फोर्थ ऑप्शन, तो ये नेगेटिव क्यू हो गई। इसमें से कोई मैच तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है। तो हीलियम हीलियम और ट्रीटियम, यहाँ पे बोलो ये तीन रिएक्शंस हो जाएंगी याद। और सबसे ज्यादा कब बनेगी, जब हीलियम का पूरा कंपाउंड बनेगा, यानी सही स्टेबल न्यूक्लियाई। मैंने क्या बोला था, जितना स्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, जितना मोर स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म होगा उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी। मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, हीलियम ही तो है, वो भी 2-4 वाला। तो ये सबसे स्टेबल है, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई, है ना। और हीलियम में 2-3 से ज्यादा स्टेबल कौन है, H13। तो यहाँ उससे कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर। अब यहाँ पर ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन बने हैं, ये खुद अनस्टेबल कंपाउंड है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये नेगेटिव क्यू वैल्यू वाली। वेरी गुड। फिफ्थ रहने दो, ये भी डिके का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस। बस देखो सिर्फ 6 सवाल आए थे इस चैप्टर से, सिर्फ 6 क्वेश्चंस पिछले साल। 2024 का कर लेते हैं फिर। करो फर्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। करो, 1 ग्राम सब्सटेंस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। कैसे? मैंने किसका लिखवाया था तुम्हें? 1 AMU का 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU में कितने केजी होती है? एक AMU में 1.6 10⁻⁻27 kg इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने ग्राम की कहा है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये पावर कितनी बन जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻24 इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिवाइड कर लेना, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड वन बताओ, इजी है सेकेंड वन। मोमेंट कंजर्व कर दो, मोमेंटम कंजर्व कर दो सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में मोमेंटम कंजर्व, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। गर्व डी किसका बता दिया? इतनी जल्दी क्यों करता है गर्व? कॉपी पेन तो उठा के देखो। ऐसी गड़बड़ करोगे तुम पेपर में। कॉपी पेन करना है, राइट। सुमित डी कह रहा है। सुमित कॉपी पेन उठाया है तूने जो डी ऑप्शन बताया है? यस मैम। उठाया है? यस मैम। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, वो 2:1 है ना? ठीक है, समझ गई। सब गड़बड़ कर रहे हो। तो क्या कह रहा है देखो, एक न्यूक्लियस है विच इज एट रेस्ट। इनिशियली तो मोमेंटम 0 ही हो गया। वो डिवाइड हुआ है 2 मासेस में, जो कैसे बटे हैं? 2:1 में डिवाइड हुआ है, 2:1 में। तो बेटा MA मास A, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं VA। दूसरे मास में टूटा होगा, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं MB इंटू वेलोसिटी ऑफ B। तो खुद देखो यहाँ पे MA VA इक्वल्स टू माइनस MB VB। MA अपॉन MB इक्वल्स टू क्या आया है? MA अपॉन MB इक्वल्स टू VB अपॉन VA। तो ये किसका रेशो दिया हुआ है तुम्हें? मान लो MA कितना था मेरा? 2 है। MA मान लेते हैं 2:1। तो ये कितना हो जाएगा फिर? VA अपॉन VB 1:2 नहीं हो जाएगा? सेम कैसे आएगा राहुल? इनवर्स नहीं होगा क्या? देख, इनवर्स रेशो में आएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है ठीक है। मैंने रेशियो 1/2 ले लिया था। तो 1/2 भी ले लिया तो कोई नहीं, फिर वो वेलोसिटी तो उल्टी आई होगी ना। मैम वो फिर मासेस का। अच्छा अच्छा अच्छा। कृतिका सी, आर्यन सी, वाओ वेरी गुड। संदीप सी, क्लैपिंग इन सबके लिए। ये है क्लास के महान इंटेलिजेंट, ये निकालेंगे रैंक। सी ऑप्शन देके हैं आर्यन। क्या गड़बड़ कर दी आर्यन? बताओ आर्यन, तुमसे पूछ रही हूँ क्या किया तुमने? मैम मेरा 1:2 आ रहा था। इसमें 1:2 आएगा कैसे? मुझे तो ये बताओ पहले, करा क्या है? थर्ड तो कराएंगे ही। तुम आर्यन, तुमसे यही मैं एक तुम्हें सजेशन दूंगी, तुम पेपर में जल्दबाजी मत करना। तुम अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर करना। और इसमें तो बिल्कुल ही मत रहना, समय कम है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है,
इस जल्दबाजी में करोगे आर्यन, बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ कराएगा उस दिन। पेशेंस, जितना पेशेंस रखोगे ना तुम उतना अच्छा बेटर परफॉर्म करके आओगे। बस मेरी ये गाइडेंस तुम याद रख के जाना उस दिन। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 करो सब। The energy released in the fusion of 2 kg of hydrogen in the sun is EH and the energy released in the fission। ये तो मैंने इस तरीके का क्लास में भी तो कराया है कि अगर फ्यूजन हो रहा है 2 kg ऑफ हाइड्रोजन तो एनर्जी EH रिलीज हो रही है, और फ्यूजन हो रहा है यूरेनियम का तो EU हो रही है। उनका रेशियो तो पूछा है, क्या दिक्कत आ गई इसमें। और हाइड्रोजन का दे दिया इसने। कंसिडर द फ्यूजन रिएक्शंस, फ्यूजन की रिएक्शन तो दे दी, और फिजन की द एनर्जी रिलीज इन द फिजन रिएक्शन ऑफ U35 इज 200 मेगाटन पर फिजन न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें तो क्या दिक्कत आ गई राहुल। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले फ्यूजन के लिए निकाल लो। ठीक है, फ्यूजन की तुम्हें देखो क्या रिएक्शन दी हुई है, फ्यूजन की रिएक्शन दे दी क्या, कंसिडर द फ्यूजन रिएक्शन एज हाइड्रोजन 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बनाएंगे 2 4। तो ये कितना, फ्यूजन रिएक्शन एज 4 हाइड्रोजन ना, 4 हाइड्रोजन हो गए ना। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम बनाएंगे, 2 न्यूट्रिनो निकले हैं, 6 गामा पार्टिकल निकले हैं, और इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें बस ये देखना है कि कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 4 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, और कितनी एनर्जी निकली है। बस तुम्हें इक्वेशन दे दी ना, तुम्हें एनर्जी कुछ नहीं देखना, बस ये देखो कि मेरे 4 हाइड्रोजन कितना एनर्जी निकाल रहे हैं, 26.7। तो यहाँ लिखे 4 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करना है, ये देखो 2 kg में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कराया था ना क्लास में। तो फाइंड एटम्स इन 2 kg हाइड्रोजन, कितना आ रहा है बताओ, 2 kg में कितना होगा भाई, 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितना होगा इसके, 1 मोल, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के, करेक्ट, Na के बराबर। भाई बता देना, मुझे केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं आती। 1 ग्राम में Na हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो 2 kg में मेरे कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम है, 1H1 है ना हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 1 ग्राम में Na हो गए, एवोगैड्रो नंबर। 2000 ग्राम में 2000 Na हो जाएंगे क्या, देखना। सॉरी, बोलो 2000 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, 2000 Na। यस मैम। सॉरी 2000 Na। ठीक है, तो 2000 Na एटम्स हो गए, तो 4 में इतने निकल रहे हैं, तो निकाल लो फिर, कैसे निकालोगे, डिवाइड करके कितनी एनर्जी आ रही है, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, EH। दिस इज योर EH। पहले EH बताओ कितनी आ रही है, मैम दूसरी भी निकाल के अगर हम Na से Na कट करते फिर आसान हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन। हाँ Na रख लो, कोई नहीं, 2000 Na। फिर एनर्जी के लिए करना क्या है, मेरी 4 हाइड्रोजन की इतनी है ना 26, तो ये मेरे पास 2000 Na एटम है, तो एक हाइड्रोजन की 26 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, तो 26 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 इंटू Na कर दो, है ना। तो मेरे पास EH जो बनेगी, देखो ये बन रही होगी, छब्बीस पॉइंट जो भी था, 4 मल्टीप्लाई 2000 Na, यही आया है EH 26.7 है ना।
बोलो, यही एनर्जी रिलीज होगी 2000 में। क्लियर है ना? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते। ओके, तो ये EH हो गई। अब उसके बाद कौन सी रिएक्शन बची? EU। EU यानी मेरी क्या हो रही है? फ्यूजन। फ्यूजन किसका हो रहा है? यूरेनियम का। तो ये क्या कह रहा है? देखो, एनर्जी रिलीज्ड इन द fission reaction, fission reaction of uranium is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन पर न्यूक्लियस। तो पर न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? यानी एक यूरेनियम का एटम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 किलो यूरेनियम कितना हो जाएगा? 2 किलो यूरेनियम में कितने हो जाएंगे भाई? तो यूरेनियम का कितना होता है? 235 ग्राम बनेगा क्या? 235 ग्राम में कितनी बनेगी? एवोगैड्रो नंबर 235 ग्राम में है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? Na/235। और मुझे चाहिए 2 किलो 2000 ग्राम। तो 2000 में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2000। तो ये तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। दिस इज माई नंबर ऑफ एटम्स। दिस एनर्जी क्या हो जाएगी? EU कितने से क्या कर दूं? कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 200 से। Na/235 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाय, एक यूरेनियम से ऐसे निकल रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EH/EU का रेशो ले दो। क्या निकालना है? एक सेकंड, किसका रेशो करना है? EH/EU। बेटा करना एक बार, EH/EU का रेशो करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। EH/EU करो। दो 235 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा। देखो ये रिएक्शन आई, क्या क्या कट गया? 2000 से तो 2000 कट गया, Na से तो Na कट गया, ऊपर जो बचा वो बचा 26.7 मल्टीप्लाई 235 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 4। देखो ये बच रहा है। कैलकुलेट करो, 26.7 मल्टीप्लाई 235 डिवाइडेड बाय 800, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा जी। ये ऑप्शन में भी नहीं लग रहा मुझे, तो है ऑप्शन ए हो जाएगा फिर, है फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया क्या करना था इस वाले में? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार मुझे बताओ। इसमें तुम्हें अपने केजी को नंबर ऑफ एटम्स में लिखना है। यहाँ जो एनर्जी लिखा होता है ना कि पर फिजन में कितनी एनर्जी निकली, वो मतलब होता है कि अगर यूरेनियम का एक न्यूक्लियस यूज करूंगी, सिर्फ एक न्यूक्लियस, तो उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। तो अगर तुम्हारे पास 2 किलो न्यूक्लियस है तो 2 किलो न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 किलो में कितने एटम्स हो जाएंगे। तो बस वो करके जो हमने यहाँ किया है ये कर सकते हो, बस कैलकुलेशंस है, मैथमेटिक्स। हाँ या ना बाकी बच्चे? हर्षित यस मैम। आया बेटा या कराऊं? सुनो, पहले हम एक बार हाइड्रोजन वाला देखते हैं। तो हाइड्रोजन में देखो क्या लिखा हुआ है, 4 हाइड्रोजन है ये रे। तो मेरे 4 हाइड्रोजन क्या कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं? देखो ये बीच में जो रिएक्शन है मेरे को नहीं लेना देना इससे, मुझे ये देखना है कि 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या कर रहे हैं, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, है ना, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब मैं ये देख लूं कि मेरे पास 2 kg ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बोलो। हाँ भाई 4 हाइड्रोजन, एक बार बता, अगर 4 हाइड्रोजन 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल रहे हैं तो एक हाइड्रोजन कितने का निकालेगा? 26.7 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 4, है ना। एक हाइड्रोजन की एनर्जी आ गई। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि 10 की निकालो, तो तुम उस एक को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, एक वाली को। बड़ा तो नहीं था ये, छोटा ही तो था, 2 मिनट में कर दिया साथ में बैठ के। मेरी बात सुनो, है ना। सब कुछ नहीं सुन रहे हो, दिमाग खराब करते हो, ना तो ये बता रहे हो सुन रहे हो ना कुछ। तुम्हें केमिस्ट्री आती है थोड़ी बहुत? केमिस्ट्री में बस थ्योरी पढ़ के नंबर ले आते हो, मुझे ये बताओ। हाँ, केमिस्ट्री में जो ये इतने नंबर लेके आ रहे हो, ये कैसे आ रहे हैं? इतनी तो मुझे भी आती है केमिस्ट्री, देख लो मैंने सही कर दी। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं बस, अब उसके बाद तुम कैसे जुगाड़ लगाओ मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन में, अब देखो जो ये हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ये मेरा मोलर ये 1 मोल का मास होता है ना, है ना। कुछ ऐसे ही बोलते हो ना, क्या बोलोगे उसे? 1 मोल का मास बोलेंगे ना भाई। जिन्हें समझ नहीं आया वो बोलो, कृतिका, हर्षित। यस मैम। हर्षित एक बात बता बेटा, ये हाइड्रोजन का एटम है 1H1, इसमें 1 मोल का मास कितना है? ये जो मैंने लिखा है 1H1, ये जो 1 है ये S का एटॉमिक मास नंबर है। और इसी को यस ही मैम। क्या बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं? 1 ग्राम में ये 1 मोल हो गया ना, ये 1 ग्राम। और ये इसका क्या बनेगा, 1 मोल। और 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? Na एटम्स, है ना, Na एटम्स। तो अब यस 2 किलो में कितने हो जाएंगे? 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, तो 2000 Na। उसके बाद आया यूरेनियम, यूरेनियम में यहाँ 235 है। अब बताओ यूरेनियम में कैसे निकालोगे? यूरेनियम मतलब 235 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल। और 1 मोल में फिर कितने एटम हो जाएंगे? Na एटम, है ना। यस मैम। तो 1 ग्राम में निकाल लोगे Na अपॉन 235, और मुझे कितने का चाहिए था? 2000 ग्राम, तो मल्टीप्लाई 2000 कर दिया। अब इतने एटम आ गए। अब तुम्हारे पास एक एटम की एनर्जी 200 दी थी ना, तो इतने एटम के लिए 200 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम की एनर्जी आ जाएगी, है ना। यस मैम। 200 से। ऐसे ही हाइड्रोजन में दे रखा था, हाइड्रोजन में 4 थे, तो पहले एक की निकालेंगे, फिर एक की निकालने के बाद फिर जितने एटम आएंगे उनसे मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार खुद से करना। चलो फोर्थ करो, फोर्थ। एक बार इसका आंसर तो चेक कर लें कितना है, कभी गलत सलत निकाल के बैठे हो। थर्ड केमिस्ट्री वालों एक बार देख लेना ग्राम मोल सब सही लिया है कि नहीं। थर्ड का फर्स्ट ठीक निकाला है। खुश हो जाओ, इस सदी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हो। फोर्थ करो। ये ऑर्गेनिक का पार्ट होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इतने मोल्स में इतने एटम, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। मैम फिजिकल। फिजिकल। मैम Physical। फिजिकल। ऑर्गेनिक में तो वो होता है ना, बेंजीन, फिनॉल, यस बहुत यस बढ़िया लगते मैम। हैं, वो तो बहुत आसान मैम होता है। आड़े टेढ़े स्ट्रक्चर्स। अरे वो सबसे इजी होता है, IUPAC नेम, उनमें तो बहुत स्कोरिंग, वो तो बहुत स्कोरिंग है। मैम बहुत हार्ड रहता है ऑर्गेनिक। नहीं, हम मुझे तो अपने टाइम में सबसे इजी लगती थी वो, मजा आता है उसे पढ़ने में। तो हम एक ही बार लगता है, अगर वो तुमने एक बार पकड़ ली ना, फिर तुम्हें सब आता चला जाएगा। और अगर एक बार बिगड़ गई फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा उसमें। ऑर्गेनिक का मुझे इतना पता है, ये होता है उसमें कुछ।
बट हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, वो पीटती बहुत थी पर बट उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई थी हमें केमिस्ट्री, बहुत मारती थी वो। पर हम तो नहीं पिटे कभी। उसमें वो होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, लास्ट में सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया था उन्होंने, सी डबल बॉन्ड ओ लास्ट में। तो उन्होंने पूछा था कि ये कीटोन बनेगा, कीटोन ग्रुप बनेगा या फिर ऑक्जेलिक ग्रुप बनेगा, होता है ना कुछ ऐसा लास्ट में। एल्डिहाइड। ऑल्डिहाइड। तो वो हाँ एल्डिहाइड, तो वहां पर हम फंस गए थे, वो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। तो शायद कीटोन लास्ट में नहीं बनता, कीटोन 2 कार्बन बॉन्ड के साथ आता है कुछ, राइट? यस मैम। हाँ, देखो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने इतना पीट पीट के पढ़ाया है अब तक याद है मुझे वो। तब फिर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था, मतलब काफी अच्छी टीचर थी, बढ़िया पढ़ाया था। कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप्स। चलो 4th क्वेश्चन करो चुपचाप। अगर मैं 12th क्लास में भी होती ना, तब भी मैं तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना सिखा देती, 12th में पूछते तो। उसके बाद 12th के बाद केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं कभी भी। बीएससी में जब पढ़ा था तब भी फिजिक्स ऑनर्स था, फिर एमएससी में भी फिजिक्स था, तो 12th के बाद केमिस्ट्री का लेना देना नहीं हुआ। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इस क्वेश्चन में समझ आया सवाल? कौन समझाएगा? प्रिंस इस क्वेश्चन को समझाओ, क्या कह रहा है? हम इसमें बोला है कि एक स्टार जो 100% हीलियम है उसके अंदर, वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रिपल अल्फा प्रोसेस के जरिए, और हमें स्टार का मास दे रखा है और उसका एनर्जी रेट गिवन है। तो हमसे पूछा है कि उसको कितना टाइम लगेगा इस पूरा कन्वर्ट होने में। बढ़िया, देखो बिल्कुल सही बोला उसने। ये बोला है कि एक स्टार है, वो स्टार क्या कर रहा है, 3 हीलियम और कन्वर्ट हो रहा है इनटू 1 कार्बन। 3 हीलियम से 3 हीलियम के एटम मिलके एक कार्बन बना रहे हैं, ठीक है? और वो कोई प्रोसेस दे दी कि ट्राई अल्फा प्रोसेस है, जो प्रोसेस तुम्हें दे भी रखी है। देखो 3 हीलियम है, 3 हीलियम कार्बन बना रहे हैं, ये रहा 3 हीलियम मिलके एक कार्बन बना रहे हैं और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। मुझे उस स्टार का मास दे दिया 10⁻32 kg। अब ये भी बोला है एंड इट जनरेट एनर्जी एट द रेट ऑफ 10⁻30 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ? 30 वॉट मतलब पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट? तो इसका मतलब हर 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है तुम्हारा स्टार? हर 1 सेकंड में वो एनर्जी जनरेट कर रहा होगा 10⁻30, जो ये गिवन है, राइट? यही तो है। अगर वो 10 मैं पावर की बात करती हूँ, 10⁻30 जूल्स अगर एनर्जी हर 1 सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो उसकी पावर है। अब वो पूछ रहा है, मुझे बताइए द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दीज हीलियम इनटू कार्बन इज। तो कितना टाइम लगेगा कि सारा का सारा हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाए? तो एन की वैल्यू बता दो। समझ गए बात? 1 सेकंड का बता दिया ना, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है। तो जिंदगी भर तो एनर्जी नहीं, ऐसी तो लाइफ देखो, तभी तो सन की लाइफ भी बता पाते हैं ना हम। ये वही तो क्वेश्चन है। अगर मैं तुम जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सन की लाइफ क्या रहेगी, 2 बिलियन ईयर्स बाद सन खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसे बताते हो, तो वो ये यहीं से ही तो आता है सारा टाइम। तो ये लाइफ टाइम है एक किसी सन की, किसी स्टार की। तो जैसे ही उसका सारा मास कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, है ना? तो ये सेम वही क्वेश्चन है, करो। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग? इसमें सबसे पहले मास ऑफ स्टार जनरेट एनर्जी, ये मास ऑफ स्टार ऑफ दिस केजी जनरेट एनर्जी। ठीक है,
इसमें भी नंबर ऑफ एटम निकालो, जरूरत पड़ेगी क्या एटम की, 3 हीलियम, इसमें कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ हीलियम, मास ऑफ स्टार, सारा हीलियम ही है, ठीक है, तो इसका मतलब सारा हीलियम का नंबर, ठीक है बेटा। इसमें भी नंबर ऑफ निकाल के बताओ मुझे, इसमें मुझे नंबर ऑफ हील ये बताओ, 2 किलो इस मास में कितने एटम्स हैं, फाइंड करो करो। मैम 5 into 10 raised to power 31 into Na. अच्छा एक चीज तो सुनो, इसमें हमें यहाँ एनर्जी तो दी ही नहीं हुई प्लस क्यू, जैसे इस रिएक्शन में मुझे एनर्जी दे रखी थी 26.7 है बेटा जी, इसमें देखो एनर्जी तो दे ही नहीं रखी, एनर्जी तो चाहिएगी, इसमें तो काम बढ़ा दिया। तो सबसे पहले ये क्यू निकालो, क्यू कितना है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल के क्या करेंगे, पहले तो क्यू ही निकालना पड़ेगा कि कितना क्यू निकल रहा है। तो कैसे करोगे, 3 टाइम्स ऑफ, मतलब 3 जो भी है तुम्हारा, 4 4 8 12, हीलियम से ये करो, फिर मास ऑफ कार्बन निकालो, करो क्वेश्चन को सॉल्व। तो 12 मल्टीप्लाई हीलियम का मास 4.0026 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगी क्यू की वैल्यू। ये क्यू निकालो पहले, तो कितना आ रहा है, ये क्यू की वैल्यू 7.2 समथिंग आ जाएगी, क्यू 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब 3 हीलियम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 3 हीलियम, ठीक है। अब रेट ऑफ कन्वर्जन निकालो, mass of the star and it generate energy at the rate of converting these hydrogen to helium। तो ये कह रहे हैं the mass of star at time it generate energy, the rate of converting the helium to carbon is this, ठीक है। तो एक प्रोसेस में आ गई इतनी एनर्जी, तो इसको इतनी पावर जनरेट करने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा बेटा, टोटल पावर ये है, देखो शायद हमने ना क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ कर दी। मास ऑफ द स्टार इज दिस एंड इट जनरेट एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दिस टू दिस, ठीक है। सुनो, इसमें ये नहीं कह रहा कि ये सारा का सारा मास कब कन्वर्ट हो जाएगा इस पूरे हीलियम से कार्बन में, है ना। इसमें ये कह रहा है कि अगर इतने वॉट की एनर्जी जनरेट हो रही है तो इस प्रोसेस का रेट क्या होगा, कितने सेकंड में जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम खुद देखो, एक के लिए 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है, तो 5.88 के लिए कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए, किससे डिवाइड कर दोगे इसको, 5.88 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे बेटा, इससे 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यस मैम। हाँ, यही एनर्जी आ जाएगी ना मेरे पास, टाइम इसी रेट से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, और ये सेकंड इनवर्स में है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एसआई यूनिट्स में कर लो, क्योंकि ये वाट है, ये वॉट में है और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दिस शुड बी कन्वर्ट इनटू जूल्स। तो मेगा को 10 to the power 6 और 1.6 इंटू 10 to the power -19 ये कर लेना, तो यू विल गेट योर आंसर। मैम डिवीजन वाला एक बार बताना कैसे करा, कैसे डिवाइड क्यों करा। देखो ये इसलिए क्या है, हमने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कैसे कर लिया कि टोटल ये दिस मास
को कन्वर्ट होने में, है ना, कितनी एनर्जी लगेगी, कितना समय, मतलब कितने टाइम में ये जो सारा का सारा मास है कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि 3 हीलियम मिलके कुछ क्यों निकाल रहे हैं, वो पहले हमने क्यों निकाली, कितनी निकाल रहे हैं। अब हर सेकंड में 10⁻30 वॉट की पावर जनरेट हो रही है। इस पावर को जनरेट होने में कितने जल्दी जो तुम्हारे हीलियम है कार्बन में कन्वर्ट होंगे, कितने हीलियम कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ में आ गया? 1 सेकंड में कितने हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ये निकालना है कि हाउ मेनी हीलियम्स इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन इन 1 सेकंड। तो कितने हो रहे होंगे भाई, इतनी पावर है, इतने से डिवाइड कर दूं तो नंबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास रेट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा। 7th बताओ। बी, यूरेनियम का ही है शायद 92-236, और यूरेनियम की में न्यूट्रॉन ही निकलता है, ठीक है, यूरेनियम ऑलवेज एमिट न्यूट्रॉन मैक्सिमम टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 2। इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग से भी हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। बैलेंस कर लो नंबर्स और मास नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 करो। थर्ड। Nuclear forces do not obey inverse square law. Nuclear force true. Nuclear forces are central forces and charge independent. True. Second. थर्ड भी बोल रहे हो, बी थर्ड आया है राहुल का सबसे पहले। डी गलत है क्या? न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। संदीप ने 4th बोला है, बी सी डी ई। आदर्श भी बोल रहा है। कृतिका 3rd। तो देखो थ्योरी की भी चीजें आ जाती हैं, इसमें थ्योरी भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखो न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ट्रू। इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं फॉलो करते, सही बात कह रहा है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस। ट्रू। स्पिन डिपेंडेंसी पे डिपेंड करते हैं। देखो न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये बात ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन, तो चार्ज तो इंडिपेंडेंट। इनवर्स स्क्वायर लॉ का बताना वाला। सॉरी,
इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि कोई भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तुम्हारे आर स्क्वायर के। ये जैसे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया है ना, तो अगर ये वाला इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्या न्यूक्लियर फोर्स में मैंने कहीं तुम्हें ये पढ़ाया है? ये तो नहीं पढ़ा हमने। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो करता है और ग्रेविटेशनल, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ तो नहीं है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, सही है। क्या सेंट्रल टू सेंट्रल फोर्सेस है न्यूक्लियर फोर्सेस? क्या सेंट्रल से सेंटर पे ही लगता है? नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो इनकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस की डायरेक्शन है वो, मतलब न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं ऐसे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, है ना, कि सेंटर टू सेंटर पे ही अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। तो नॉट कंफर्म, ऐसा नहीं है कि कंडीशन नहीं है सेंट्रल फोर्सेस। तो डी को क्या करा जा सकता है? डी शुड बी फॉल्स। डी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? यस मैम। अगर मैं डी को हटा दूं तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी सी ई। फर्स्ट वाले को गलत कैसे बता रहे थे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। ठीक तो है। देखो तुमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। ठीक है, ये ऐसा एक होता है ये वाला h और एक होता है ये वाला h। मुझे नहीं पता था, ये तुम्हारे इस 12th में भी आ जाएगा, तो ये ठीक है। इस वाले में 2π ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये h हो जाएगा h/2π के बराबर। मैम एक बार ठीक है? फोर्थ बताओ, ई बताना। ये पैकिंग फ्रैक्शन है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि मान लो मेरे पास स्पेस तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, बट मेरे जो न्यूक्लियस है वो छोटे से एरिया में ही कवर्ड है। पैकिंग फ्रैक्शन तुमने शायद सेल्स में भी पढ़ा होगा, जब खुशबू मैम ने तुम्हें BCC FCC पढ़ाए होंगे, वहां पढ़ते हैं ये पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये कह रहा है क्या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पैकिंग फ्रैक्शन के? हाँ, है ना। इसका मतलब है देखो, अगर न्यूक्लियस फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, मान लो अगर तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो छोटे, सॉरी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो छोटे से ही स्पेस में है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, क्योंकि तुमने पढ़ा है ना कि ये सिर्फ आसपास के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनसे ही इंटरेक्शन करते हैं। भाई जो न्यूक्लियॉन्स है ना वो आसपास के से ही इंटरेक्शन करेगा, ये नहीं है कि जो बीच वाला न्यूक्लियॉन है वो यहाँ कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन पड़ा हुआ है उसके साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, नहीं, ये आपस में ही करते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ये फोर्सेस जितनी, अगर मेरे पास ये जितना जितना दूर होता चला जाएगा न्यूक्लियॉन्स, तो इनके बीच की स्टेबिलिटी कम होती नहीं चली जाएगी? बताओ भाई, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्सेस है वो तो शॉर्ट वाला फोर्स है, अगर ये दूर दूर होते चले जाएंगे तो कुलाम्बिक रिपल्शन भी तो आ जाएगी, कुलाम्बिक रिपल्शन भी आ जाएगी। तो इसीलिए बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल है, पैकिंग फ्रैक्शन जितनी छोटे एरिया में सारा सामान इकट्ठा रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन दूर दूर चले जाएंगे, कुलाम्बिक रिपल्शन क्या हो जाएगी? कुलाम्बिक रिपल्शन कम इनटू द फोर्स, है ना, फोर्स का फोर्स आ जाएगा, तो वो तुम्हारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। समझ में आ गया पैकिंग फ्रैक्शन से क्या मतलब था? यस मैम। अब ये तो तुम सब कर लोगे, ये सब करा दिखा है तुम्हें। तो देखो ये क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम दिस, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है ना, दैट मीन्स तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए बोल रहा है ना। हाँ देखो, ये हाफ लाइफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये देखो 2023 का क्वेश्चन अभी आया था ना, ये 2023 वाला 25 में सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इसमें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेस इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस, देख लो सेम आया है, ठीक है।
मैम उधर लार्ज रेंज था, इधर शॉर्ट रेंज कर दिया। हाँ, इसलिए पीवाईक्यूज के लिए बोलते हैं, पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हाफ लाइफ सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है। मजे आ गए तुम्हारे, आधा सिलेबस तो हट ही गया। ये वाला बताओ, मैंने ये भी तुम्हें कराया था। If free neutrons decay into proton, but a free proton does not decay into neutron. Neutron is a composite particle. थर्ड थर्ड देख लो आदर्श, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है वो। सक्षम भी थर्ड कह रहा है। थर्ड थर्ड पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बोले थे आपने। अरे वो के कैप्चर में पढ़ाया था बेटा, वो के कैप्चर एक प्रोसेस थी आदर्श। बाकी के तो लिख ही नहीं रहे। क्यों भाई, तुम्हें क्या मजा आ रहा है आंसर ना देने में? जो बच्चा ये कह रहा है ना कि कंपोजिट पार्टिकल है, वो के कैप्चर में पढ़ाया था कि प्रोटॉन क्या करता है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। वो एक डिके प्रोसेस है, ठीक है, जिसे हम के कैप्चर बोलते हैं। यहाँ पर वो फ्री प्रोटॉन की बात कर रहा है। फ्री प्रोटॉन दैट मीन्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, आउट ऑफ द न्यूक्लियस बात हो रही है। यहाँ पे फ्री प्रोटॉन की बात हो रही है। अगर एक फ्री प्रोटॉन रखा हुआ है तो क्या होगा? फ्री प्रोटॉन की बात हो रही है। अब देखो किसका मास ज्यादा होता है, हमारे पास न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। अब वो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में डिके हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन फ्री प्रोटॉन, ये बात याद रखना, ये फ्री है मतलब आउट ऑफ द न्यूक्लियस। आउट ऑफ द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है तो न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन बना देगा, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन को तो ज्यादा मास है। और कुछ इलेक्ट्रॉन भी बना देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या चला गया, चार्ज चला गया, और जो भी छोटा मोटा मास बचा होगा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंशिएट होता है, वो छोटा मास इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, पॉसिबल। प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन का कम मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, अब न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, एक्स्ट्रा मास कहां से लाओगे भाई? एक्स्ट्रा मास कहां से लेके आओगे? एनर्जी भी नहीं है जो एनर्जी कन्वर्ट हो जाए मास में, जो कि प्रोटॉन के अंदर होता रहता है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत एनर्जी है ना हमारे पास।
ये फ्री प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन इसमें कन्वर्ट ही नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ लेस मास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ जी, बोलिए, बोलो बोलो आदर्श। हाँ, मैम पर इनका इक्वल नहीं होता है, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होता मैम इन दोनों का मास, न्यूट्रॉन इक्वल और होता है, प्रोटॉन। बट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट न्यूट्रॉन का फिर भी ज्यादा है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज्यादा होता है। नेगेटिव लेते हैं ना उसमें। नहीं नहीं, अगर मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट मास की बात करूं तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है। बताया तो था न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो नहीं बदल सकता, और इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होगा तो कहां से आएगा मास एक्स्ट्रा, इसलिए प्रोटॉन नहीं कन्वर्ट हो सकता न्यूट्रॉन में। यस, D28 इज इन योर सिलेबस। सरफेस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। ट्वेंटी एट है सिलेबस में। तो आज तुम्हारा होमवर्क क्या है? 28। ठीक है, थोड़ा सा अपनी किताबें खोलना, या फिर अपना क्या ओपन करना, मॉड्यूल, उसमें सरफेस एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ के आना। और क्या पढ़ना थ्योरी में? थ्योरी में पढ़ना न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, बस। और एक पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी कर्व होता है न्यूक्लियर फोर्स का, ये 3 चीजें पढ़ के आनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड आर कर्व। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ लेना। बस बाकी तो क्या ही है, इजी। ठीक है देन, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय मैम। ये जो होमवर्क दिया है 3 टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक्स पढ़ के आना मॉड्यूल से। मैं पेज नंबर शायद तुम्हें भेज दूंगी, वही पढ़ लेना। कल की क्लास में EMI होगा, नो वन शुड बी एब्सेंट। कोशिश करूंगी पढ़ा दूं।